बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 1965 से लेके आज 2024 तक हम मुसलसल डिफरेंट जंगों के अंदर मुब्तला रहे हैं। हमारी तहरीक के अंदर पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर साजिद साहब। ये वीसी हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के और फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं। आज हम इनके साथ बात करेंगे नेवी की कारकर्दगी के ऊपर, आज जो लेटेस्ट वारफेयर है उसके ऊपर, और 1965 की यादें ताज़ा करेंगे जब हमारी नेवी ने शानदार तारीख रकम की। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। सर, जैसे मैंने इंट्रो में जिक्र किया कि 1965 एक मेजर जंग थी जिसमें नेवी सामने आई। उससे पहले भी कुछ होती रही हैं चीज़ें, लेकिन नेवी जो इस्टेब्लिश हुई पूरी दुनिया के ऊपर, वो 1965 की वॉर थी। तो वुड यू लाइक टू रिमाइंड अस कपल ऑफ द मेमोरीज और इस तरह की कि क्या वो जज्बा था उस वक्त, कितनी वेसल्स थी हमारे पास, एंड कैसे हमने अपने ऐसे बड़े दुश्मन को चुप करवा दिया? देखिए, पाकिस्तान में हर एक को पता है कि जो 65 की वार है वो 6 सितंबर को स्टार्ट हुई। राइट। ये जब जंग स्टार्ट हुई तो ये लैंड से स्टार्ट हुई, ज़मीनी जंग से स्टार्ट हुई। तो 6 सितंबर का दिन गुजर गया और पाक बहरिया के जवान इंतज़ार में रहे कि कब भारतीय बहरिया खुले समुंदर में आती है या पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाए, हम मुकाबला करें उनका। तशनगी में पूरा दिन गुजर गया। अच्छा। 7 सितंबर शुरू होता है। ठीक है। पाक बहरिया के जवान तैयार थे कि दुश्मन आए हमारे सामने हमारे, ताकि हम उसका मुकाबला करें। लेकिन 7 सितंबर को भी एयर स्ट्राइक्स हुई, फिर एयरफोर्स भी इन्वॉल्व होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत ज़बरदस्त जोर दिखाए। ठीक है। पर पाक बहरिया की तशनगी उसी तरह रही। ठीक है। ना 6 सितंबर को उनकी बहरिया आई, ना 7 सितंबर को उनकी बहरिया आई। ठीक है। फिर 8 सितंबर का दिन शुरू होता है। सारा दिन इंतज़ार करते रहे कि शायद दुश्मन अपनी बिलों से निकले और मुकाबले के लिए खुले समुंदर में आए। लेकिन अफसोस सदक अफसोस कि दुश्मन 8 सितंबर को भी ना निकला। अच्छा। फिर पाक बहरिया ने फैसला किया कि अगर वो नहीं निकल रहा तो हम निकलते हैं। अच्छा। और हम खुले समुंदर के हम जाके भारतीय जो पानी है उनमें जाके उनका मुकाबला करेंगे। ठीक है। ये बार बार कहते हैं ना, दुश्मन के घर में घुस के मुकाबला करेंगे। अगर आप 65 वार की हिस्ट्री उठा के देखें तो हमने दुश्मन के घर में घुस के उसका मुकाबला किया। कराची में ये फैसला होता है कि पाक बहरिया के जहाज अब भारत की तरफ चलेंगे। ये पूरी एक स्ट्रेटजी के तहत चले और ये चलते चले गए, हत्ता कि इंडिया के पानी में दाखिल हो गए। अच्छा। लेकिन इनको ये ललकारते रहे, दुश्मन सामने ना आया। क्या वजह थी उसकी? दे वर कॉट बाय सरप्राइज या डर था, खौफ? डर था, खौफ था। उनको पता था कि हमारा मुकाबला एक प्रोफेशनल नेवी के साथ है, एक ऐसी बहरिया के साथ है जो हिम्मत जवामर्दी के नाम पे काम करते हैं। हमें मौत का तो खौफ नहीं है, किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हम तो मुकाबला करने वाले लोग हैं। फिर प्रोफेशनल सेलर्स हैं, प्रोफेशनल अफसर्स हैं। ये जब इंडिया पहुंच भी गए, भारत के पानियों में दाखिल भी हो गए, तब भी वो ना निकले। अच्छा। तो सबसे पहला जो टारगेट इन्होंने सेलेक्ट किया वो एक रेडार स्टेशन था जो द्वारका में था। द्वारका पे जो रेडार स्टेशन था वो पूरी जो एरिया है वहाँ पे, उस पे वो एक नज़र रखता था। बहरी जहाज़ों की, चाहे वो मर्चेंट शिप्स हों चाहे वो नेवल वेसल्स हों। तो उसको तबाह करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज वहाँ से सारी इतलात उनको मिलती थी। बिल्कुल ठीक है। तो बहुत करीब पहुँच के द्वारका के ऊपर इन्होंने लाइन अप हो के 1 बाय 1 जब स्ट्राइक शुरू की, तब भी दुश्मन सामने ना आया। अच्छा। और उन्होंने उस द्वारका के किले को, उस स्टेशन को, जो उनका रेडार स्टेशन था, नीस्तो नाबूद कर दिया। 8 सितंबर को दुश्मन के घर में फतह नसीब हुई पाक बहरिया को, और उनको ललकारते हुए फिर हम खुले समंदर में आए और इंतजार में रहे कि कब वो उनकी बहरी आए और कब हम उनका मुकाबला करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी अमेजिंग हिस्ट्री है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस तरह से, जिस तरह से आपने खूबसूरत तरीके से बताया, हमें भी नहीं इसका आइडिया था कि 3 दिन जंग के हो गए और उनकी नेवी की एक शिप भी जो है वो आगे नहीं आई लड़ने को, और आपने फिर जाके वहाँ पर उनकी जो डिफेंस इंस्टॉलमेंट्स थी उनको डिस्ट्रॉय किया। असल मार्का उसके बाद भी स्टार्ट हुआ या फिर बाद में? सर, बहुत सारे उसके बाद भी हुए। हमने बहुत सारे उनके मुकाबले किए, बहुत सारे शिप्स उनके डुबोए सबमरीन्स के साथ, बहुत सारे कुछ इंटरेक्शंस होते रहे। 71 में भी होता रहा। लेकिन 65 में जो हमने ये काम कर दिया, ये दुनिया की तारीख, जिन्होंने भी नेवल हिस्ट्री लिखी है, उसमें एक बड़े सुनहरे हरूफ के साथ पाकिस्तान का ये लिखा जाता है कि पाकिस्तान ने जो उनका स्टेशन जाके तबाह किया उनके पानियों में, इस तरह का काम कभी नहीं हुआ। और ये आइंदा भी एक हिस्ट्री लिखी जाएगी जब भी पाकिस्तान का जिक्र आएगा, पाक बहरिया का जिक्र आएगा,
उन जवानों का जिक्र आएगा, उन अफसर्स का जिक्र आएगा जो ना सिर्फ प्रोफेशनल हैं बल्कि अपनी जान पे खेल के दुश्मन का मुकाबला करना जानते हैं। nice. और ऐसा रंग जमाया जो मैंने कहा ना, रहती दुनिया तक याद रखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब। 1965-71 के बाद ऐसा इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं आया, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से जैसे ही CPEC स्टार्ट होता है तो हमारे जो नेवी है उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ हो। तो डॉक्टर साहब उसके वाले से बताइए कि आपने किस तरह से अपने आप को हमने शफल किया, हमारी नेवी ने किस तरह अपने ऑपरेशंस को शफल किया इस चैलेंज के लिए। देखिए, मैं जिस तरह 65 का मैंने बताया, 71 की अगर आप बात करते हैं, 71 में भी हमने उनका कुकरी डुबो दिया, कृपान को जख्मी किया, उसको भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हमने किया, बहुत उनको डंट पहुँचाया हमने 71 में भी। ऐसा नहीं कि हमने मुकाबला नहीं किया। हर साल हम हंगोल डे मंगाते हैं, हंगोल सबमरीन थी जिसने बड़े मार के तय किए वहाँ पे। अब जो आज जब दुश्मन ने ये देखा कि मैं इनका समुद्र में मुकाबला तो नहीं कर सकता, सही, चाहे 65 वार हो, 71 वार, उसके बाद भी बहुत सारे इस तरह की चीज़ें आई। अब उसने क्या फेक वेबसाइट बना ली हैं, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, हाइब्रिड वारफेयर शुरू कर दी है, साइबर, मैं तो क्राइम कहूँगा, ये करना शुरू कर दिए हैं। इससे क्या हासिल हो रहा है उसको, दुश्मन को, और इस मुकाबले में भी हारता जा रहा है। रिसेंटली अगर आपको पता हो 265 वेबसाइट पकड़ी गई हैं इंडिया की, जिस पे बैठ के अगेंस्ट पाकिस्तान वो प्रोपेगेंडा करते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस प्रोपेगेंडा करने का अगर जवान मर्द हैं तो आए मुकाबला करें आके। पाक बैरियर तो तैयार है कि जब भी कोई इस तरह का इशू होगा हम लड़ने बनने के लिए। अभी ये कुछ अर्सा पहले की बात है कि जो इंडियन सबस थी उनको डिटेक्ट किया गया, तो अक्सर जर्नलिस्ट पूछते हैं कि यार डिटेक्ट कर लिया था तो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया गया। तो फिर ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल नेवी आप उनको वार्न करते हैं और उनको भेज देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो टेक्नोलॉजी है ये बता रही है और हमें हौसला दे रही है कि हम उनसे काफ़ी एडवांस है इस चीज़ में, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं कि समुंदर में सबमरीन को तलाश करना इसी तरह है कि किसी बड़े डेजर्ट में अगर सुई गिर जाए, सुई को तलाश करना। बिकॉज समुंदर में सबमरीन पकड़ी नहीं जाती, पकड़ी जाए तो किल है। अच्छा, आफरीन है पाकिस्तान नेवी सबमरीन फोर्स में। इंडिया की जब भी सबमरीन ने यहाँ आने की कोशिश की वो पकड़ी गई है। वेरी नाइस। जब भी उन्होंने आने की कोशिश की वो पकड़े गए हैं, और ना सिर्फ पकड़े गए हैं बल्कि हमने उनको सरफेस करवाया, जहाज़ की सतह के ऊपर लेके आए हैं और दुनिया को दिखाया कि जनाब ये वो सबमरीन है जो पाकिस्तान के पानियों में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही थी। और अगले 20, 22, 24 घंटे तक हमने उसको सरफेस पे रखा है और उसकी वीडियो लाइव दुनिया को दिखाई है। कंट्रेरी टू दिस, क्या हमारी सबमरीन कभी नहीं गई? वो तो नहीं आज तक पकड़ी गई। ये शो करता है कि हाउ प्रोफेशनल दे आर एंड हाउ प्रोफेशनल नेवी वी हैव। हमारी जो नेवी है, इंडियन सबमरीन्स की जरूरत नहीं है कि हमारे पानियों में आए, जिसकी मिसाल मैंने अभी दी कि जब भी आई है पकड़ी गई है। बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म है हमारा। डॉक्टर साहब थोड़ा सा कुछ वेसल्स के बारे से जानना चाहेंगे। पाकिस्तान जो है पहले यूएस टेक्नोलॉजी ले रहा था, फिर चाइना की तरफ गया, और अभी चाइना, यूएस एंड देयर इज अ थर्ड फोर्स वो है टर्की, उनसे भी हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, नेवल टेक्नोलॉजी स्पेशली। तो ये कॉम्बिनेशन कैसा चल रहा है, इसकी क्या आउटपुट आ रही है? देखिए, जब पाकिस्तान बने तो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा धचका था वो ये था कि हमारे पास वारशिप्स नहीं थे। अच्छा। और अगर थे भी तो इस काबिल नहीं थे कि वो किसी जंग में पार्टिसिपेट कर सकते। तो सबसे पहले मैंने अमेरिकन ने हेल्प की, 6 डिस्ट्रॉयर हमें दी, उन 6 डिस्ट्रॉयर की नेवी से हम रखे थे। जो हमारी 65 वार है वही 6 डिस्ट्रॉयर थे हमारे पास जिससे हमने जंग लड़ी। राइट। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमने ब्रिटिश से कुछ लिए, टाइप 21 शिप्स लिए, वो रिप्लेस हो गए अमेरिकन से, ब्रिटिश शिप्स आ गए टाइप 21, बड़े अरसे तक ये रहे। देन वी डिसाइडेड कि सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिका नहीं बल्कि हमें वी हैव टू लुक टुवर्ड्स ईस्ट, हमें और जो दोस्त ममालिक हैं इनसे भी बात करनी चाहिए। फिर हमने चाइना से बातचीत शुरू की, और चाइना से सबसे पहले जो हमारा F-22P का फ्रिगेट्स का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके साथ। 4 शिप्स बनने थे फ्रिगेट्स F-22P, 2 उसमें से चाइना में बनने थे, शंघाई पोदांग शिपयार्ड में, और 2 कराची शिपयार्ड में बनने थे। ये बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल हमारा प्रोजेक्ट रहा। 2 वहाँ बने जहाज़, 2 यहाँ बने। अगला जो हमने इनके साथ प्रोजेक्ट किया चाइना के साथ वो था 054 अल्फा पापा क्लास। उसके भी हमारे 4 शिप्स बनने थे, इसी तरह 4 में से 2 वहाँ बनने थे, 2 कराची शिपयार्ड में बनने थे। तो साथ साथ टेक्नोलॉजी भी शिफ्ट होती रही, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होती रही, चाहे वो चाइना हो चाहे वो टर्की हो, दोनों के साथ हमारा ये था कि हम इसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी करेंगे। तो कराची शिपयार्ड को भी हमने बड़ा बूस्ट किया इसके साथ साथ। तो वो फिर चाइना के बाद जब पहले हमने
शिप्स बनवाए 4, फिर दूसरा बैच जब बना 4 शिप्स का 054 अल्फा पापा क्लास जो शिप्स बने, फिर हमने उनके साथ सबमरीन्स का एक मुआहिदा किया। हमारी 8 के करीब सबमरीन्स हैं, जिसमें पहली भी ट्रायल के लिए आ गई है, उसके ट्रायल हो रहे हैं, ये हो गया। इसके साथ साथ फिर हमने टर्की की तरफ भी रुख किया, और टर्की से भी बेल्जियम क्लास के 4 फ्रिगेट्स हमारे जो हैं उनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट हो गया है, और बड़े ज़बरदस्त हैं। ये भी इसमें से भी 2 जो हैं वो वहाँ बनेंगे, 2 कराची शिपयार्ड बनेंगे, यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। इसके बाद हम अपना एक नया पाकिस्तान अपना एक ब्रांडेड शिप तैयार करना चाह रहा है, जिसको जिना क्लास कहेंगे हम। इस पे भी बातचीत उनके साथ चल रही है। नेशनल प्रोजेक्ट होगा बड़े हाई लेवल का, टर्की की मदद के साथ उनके साथ कोलैबोरेशन करके हम बना रहे हैं। बड़ी हौसला अफजा बातें हैं डॉक्टर साहब। और जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी है और जिस तरह के हालात जा रहे हैं उसके अंदर इस तरह की डिफेंस अचीवमेंट्स, मैं इनको जो है ना अचीवमेंट से कम नहीं समझता कि आप पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ों को लेके आ रहे हैं जो दुनिया के अंदर हर मुल्क के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके पास है। डॉक्टर साहब हमारे पास अभी तक कोई बहरी बेड़ा नहीं है, भारत के पास भी ये एक है और चाइना के पास भी अब काफ़ी हो गए हैं, तो उस तरफ भी हम जा रहे हैं। देखिए, पहले तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि क्या हमें इसकी ज़रूरत है भी कि नहीं, बहरी बेड़ा है क्या, और ये क्यों लोग मेंटेन इसको करते हैं, क्यों इसको रखते हैं। बहरी बेड़ा इसलिए होता है कि चलता फिरता एयरपोर्ट होता है। राइट। अगर आपकी एयरक्राफ्ट ने अटैक करना है किसी कंट्री पे, अटैक करके वापस आ सकते हैं, सेफली वो लैंड कर सकता है उसी फ्यूल के साथ, फिर आपको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आपने 8-10 हज़ार मील दूर जाके किसी और मुल्क के साथ जंग करनी है, आपका एयरक्राफ्ट यहाँ से उड़ेगा, वापस नहीं आ सकता है, फ्यूल शॉर्टेज की वजह वो सारा फ्यूल कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए फिर आपको एक फ्लोटिंग एयरपोर्ट चाहिए होता है। अगर जाके यूके वालों ने, ब्रिटिश ने फॉकलैंड में वार लड़नी है 8000 किलोमीटर वे, तो ये फॉकलैंड के बाहर इन्होंने जाके अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पार्क कर दिया। वहाँ से जहाज उड़ते थे, अटैक करते थे, वापस एयरक्राफ्ट कैरियर पे आ जाते थे, वो वापस नहीं पहुँच सकते थे बरतानिया। ऐसी सूरत हमें भी सामना करना पड़ा ना बांग्लादेश के साथ 1971 की वारफेयर के अंदर। नहीं, इवन चाहे बांग्लादेश की आप बात कर लें या इसकी बात कर लें, हमारे एयरक्राफ्ट की इतनी रेंज है कि वो जाके वापस आ सकते हैं। अच्छा। सेम इज द केस विद इंडिया। इंडिया के भी जहाज अगर उड़ के पाकिस्तान आएंगे, अटैक करके वापस जा के लैंड कर सकते हैं। ना तो क्वेश्चन है, जब इंडिया के जहाज यहाँ आके अटैक करके वापस जा सकते हैं, फिर वो क्यों मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक एक नहीं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके पास। अच्छा, ठीक है। अब जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और तीसरा भी बनाने जा रहे हैं, वो क्या वो जब पाकिस्तान के साथ जंग होगी इसको लाएंगे जंग के लिए? आई विश के वो लेके आए। ये दैट विल बी द बिगेस्ट टारगेट जो हम डिस्ट्रॉय करेंगे। राइट। ठीक। बट वो नहीं लेके आएंगे। वो ये जहाज इसलिए नहीं बना रहे कि उन्होंने इसको जंग में इस्तेमाल करना है। वो अपने आप को एक रीजनल नेवी के तौर पे पेश करते हैं। वो एक ब्लू वाटर नेवी की बात करते हैं। वो इंटर जो है कॉन्टिनेंटल मूव करने की बात करते हैं। उनका टारगेट जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, वो पाकिस्तान नहीं है, वो चाइना की तरफ देखते हैं, और बहुत सारे और मुल्कों की तरफ देखते हैं कि हम वहाँ जाके लड़ेंगे। अग्रेशन शो करना चाह रहे हैं, अग्रेशन शो करना, एक अग्रेसिव पोस्चर शो करना चाह रहे हैं। बट पाकिस्तान के अगेंस्ट दे विल नेवर ब्रिंग। बट आई विश को वो लाए था। नहीं डॉक्टर साहब, जिस तरह की आपने शानदार हिस्ट्री बताई हमारी 1965 की 71 की, तो दे विल थिंक ट्वाइस कि इस तरह की वो हरकत करे। डॉक्टर साहब, अभी जो रिसेंट चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर ब्लू इकोनॉमी एक बड़ी टर्म है जो हर बंदा सुन रहा है, थोड़ा सा डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ दिस ब्लू इकोनॉमी? देखिए, इकॉनमी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरा ख्याल जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये जब से आप पैदा हुए हैं, हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फ्रजाइल है, पाकिस्तान को हर वक्त पैसों की ज़रूरत है, हम अपनी मेंटेन जो इकॉनमी उसको मेंटेन नहीं कर पा सकते। ठीक। इसका जवाब सिर्फ ये है समुंदर। अल्लाह ताला ने जो समुंदर में चीज़ें दी हैं, कुरान पाक में है कि मेरा फजल तलाश करो। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अल्लाह ताला का फजल समुंदर से तलाश करें। वो इकानमी जो समुंदर से रिलेटेड है, चाहे वो शिप मेकिंग की हो, शिप ब्रेकिंग की हो, वो मैरीटाइम ट्रेड की हो, वो पोर्ट्स की हो, हार्बर से रिलेटेड हो, इवन मैरीन फिशरी की अगर आप बात करते हैं, वो इकानमी, वो पैसे जो समुंदर से रिलेटेड है, उसको ब्लू इकानमी कहते हैं। ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के समुंदर में जो हमारा इलाका है वो 290,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और 290,000 स्क्वायर किलोमीटर को अगर मैं ट्रांसफॉर्म करूं तो यू विल नॉट बिलीव कि पूरा पंजाब और केपी के ले लें अगर हम इस पूरे एरिया को कंबाइन करें, इससे भी ज़्यादा बड़ा एरिया है समुंदर में हमारा। अब उसकी जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उसमें से चीज़ें निकाल के एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को हमने
प्रोडक्ट्स की सूरत में बाहर भेजना है, यहाँ से जो इकानमी हासिल होगी वो ब्लू इकानमी होगी। और अगर मुझसे आप पूछें रियलिस्टिकली तो पाकिस्तान की जो फ्रजाइल इकानमी है, अगर आपने इसको ठीक करना है, इसको बूस्ट करना है, तो ब्लू इकानमी इज द आंसर। बिल्कुल सही कहा आपने। आप सिर्फ मैरीटाइम टूरिज्म को ले लें, सिर्फ इसी पे अगर आप काम कर लें तो मेरे ख्याल जो हमारे इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि दे शुड लुक टुवर्ड्स सी नाउ तो रिजॉल्व सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सारे रिजॉल्व। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर साहब सी के साथ ही हमारे साथ एक जीसीसी कंट्रीज़ की एक लाइन है पूरी, हम उसको अच्छी तरह से इंगेज करें, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। हमारी जो नेवी है इसका जीसीसी ममालिक के साथ कैसा ताल्लुक है और उनके साथ क्या अभी चल रहे हैं मामला, हम इस रिलेशन को अदर देन द डिफेंस पर्पसेस भी यूज़ कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं ये बताऊं कि हिस्टोरिकली अगर आप देखें जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज, इनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से बहुत बेहतर रहे हैं। हमेशा से हमारा जो फोकस रहा है वो पाकिस्तानी डायस्पोरिया पे रहा है कि जो पाकिस्तानी लोग वहाँ काम करते हैं, लेबर इंटेंसिव लोग हैं सारे वहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं। हमारे इकोनॉमिक टाइल्स रहे हैं उनके साथ, हमारी रिलीजियस टाइज रही हैं उनके साथ। बट अब वक्त आ गया है कि हमें इनसे बियॉन्ड भी बात करनी चाहिए। हमें रीजनल सिक्योरिटी पे बात करनी चाहिए, हमें डिफेंस कोलैबोरेशन पे और कोऑपरेशन पे बात करनी चाहिए, हमें ओवरऑल जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है इस पे बात करनी चाहिए जीसीसी कंट्री के साथ। अगर हम ये गैप छोड़ते चले जाएंगे तो इंडिया इसको फिल करता जाएगा। सही। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, जो पाकिस्तान नेवी का, किसी भी नेवी का एक शिप होता है, ये उस नेवी का एम्बेसडर होता है, उस कंट्री का एम्बेसडर होता है। जब हम गुडविल क्रूज पे जाते हैं किसी कंट्री में तो हम अपना फ्लैग जाके होस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस जाके वहाँ पे फिर जो वो काम जो फॉरेन ऑफिस ने करना है, वो एक शिप पे, एक जहाज पे लोग होते हैं, वो जाके मैं डॉक्टर साहब इस बात को इंडोर्स भी करूँगा। आई वाज इन मलेशिया, तो वहाँ पर लंकावी पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नेवल शिप आया हुआ था, एंड बीइंग अ पाकिस्तानी वो हमारे लिए एक बड़ी प्राउड मोमेंट थी जहाँ पर हमने पाकिस्तान का झंडा देखा। हमारे जवान थे, उनके साथ लोग पिक्चर्स ले रहे थे। सो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ी एक गुडविल जो है ना जेस्चर भी होता है और एक एम्बेसडर वाली बात की। डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप जरा आऊँगा ग्वादर वाली साइड के ऊपर। ये वो इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट है कि जितने भी शोज़ कर लें, जितनी भी बातें कर लें कम है, एंड आई फील लाइक कि नेवी का इसके अंदर बहुत रोल है इसकी डेवलपमेंट के अंदर। तो आप बताएंगे कि नेवी इटसेल्फ कितनी सीरियस है अबाउट इट और क्या वहाँ पे काम चल रहे हैं? देखिए, नेवी की सीरियसनेस अगर आपने देखती है तो 1953-54 पे चले जाएं आप। इट वाज द नेवी इनिशिएटिव जिसने सबसे पहले ये कहा था कि ग्वादर का जो इलाका है सारा का सारा पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। अगर आपको फिरोज खान और बाकी उस वक्त जहाँ पे लोग थे, उनकी जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन ऑफिस की बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, इन सब को जब शुरू पाकिस्तान नेवी ने किया तो इसके ऊपर फिर काम शुरू हुआ। पाकिस्तान नेवी की एक टीम थी जिसने फॉरेन ऑफिस के लोगों के साथ मिलकर इस पे बातचीत की। फिर पाकिस्तान नेवी के कहने पे ही, फॉरेन ऑफिस के कहने पे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये इनिशिएट हुआ कि हम ये ले लेना चाहिए। इसकी प्राइस पे की और हमने इसको शामिल कर लिया। पाकिस्तान नेवी की वजह से, पाकिस्तान हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट की वजह से एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा यहाँ फिजिबिलिटी स्टडीज़ बनी हैं। यहाँ पे फिजिबिलिटीज हुई है कि यहाँ पे पोर्ट बननी चाहिए, नेवल पोर्ट भी बननी चाहिए और कमर्शियल पोर्ट भी बननी चाहिए। तो चूंकि एक लॉन्ग वेटेड ये पोर्ट थी, तो जाके ये कोई पोर्ट पे जब काम शुरू हुआ, आज से कोई 15-20 साल पहले इस पे काम शुरू हुआ। ये चाइना तो बहुत बाद में आया। ये पाकिस्तान का इनिशिएटिव था कि यहाँ पे पोर्ट बननी चाहिए। अगर आप उसकी चाइना की बात करते हैं तो जो सी पैक आया है या सी पैक के बाद जो चीज़ें हुई वो तो 10 ईयर्स ओल्ड स्टोरी है, 2013 में आए हैं। लेकिन 2002 में ग्वादर पोर्ट को तो मुशर्रफ साहब के दौर में इसकी इनॉग्रेशन हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी ये पोर्ट। तो 2002-2003 में ये पोर्ट बनना शुरू हो गई भी थी और 2005 में ये पोर्ट बन गई थी। बनने के बाद हमने पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी को ये पोर्ट डीज भी कर दी थी कि इसको ऑपरेशनलाइज करें। ये अलग बात है कि वो नहीं हो सकी ऑपरेशनलाइज, फिर हमने चाइना को दे दी। बट सी पैक जो है वो 2013 में स्टार्ट हुआ। और 2023 में उसकी हमने वो 10 ईयर्स की सेलिब्रेशंस अभी की हैं। इसकी सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर आप मुझसे पूछें इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन इज एनर्जी कॉरिडोर। और वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, इसमें अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, जीसीसी गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं, जितनी भी हैं यहाँ पे एनर्जी रिच कंट्रीज़ हैं सारी। यहाँ से पूरी दुनिया को ऑयल एंड गैस सप्लाई होती है और उसके
स्टेट ऑफ हॉर्मुज के माउथ के ऊपर बिल्कुल चौकीदार की तरह ग्वादर पोर्ट मौजूद है। बिल्कुल ऐसी हर अंदर आने जाने वाला ग्वादर से होकर गुजरेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ग्वादर पोर्ट इज ए डीप सी पोर्ट, राइट। ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगी, इस पे बड़े बड़े जहाज आएंगे आगे और नंबर ऑफ कंटेनर्स को यहाँ ऑफलोड करेंगे। फिर छोटे जो जहाज होंगे वो यहाँ से वो कंटेनर्स को लेके मुख्तलिफ ममालिक में आगे लेके जाएंगे उसको। तो ये बहुत बड़ी एक पोर्ट है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। राइट। और आने वाले में दिनों में आप देखेंगे कि ग्वादर पोर्ट की एक्सपेंशन भी होगी और ये ऑपरेशनलाइज भी होगी। राइट। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ ये बात करते हैं कि जी इसके कंपटीटर जो है वो चाबहार पोर्ट है। सर वो कंपटीटर नहीं है, वो कोलैबोरेटर हैं, हम मिल के काम करने को तैयार हैं आपस में। हमारा कैसे कंपटीटर हो सकता है? वैसे भी उसकी डेप्थ कम है, हमारी डेप्थ बहुत डीप है ये वाली जो पोर्ट है। बट मैं तो यही कहूँगा, जिससे मैंने आपको ना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ये, तो हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। देयर ब्रदर्स इरानियन हमारे साथ। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। डॉक्टर साहब, कराची पोर्ट के ऊपर अगर जाएं तो केपीटी जो स्पेशली वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी पिछले काफ़ी दिनों से जो है वो ग्रोथ में भी आ रही है, बढ़ भी रही है। नेवी का इसमें कितना रोल है और इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनके जो रिसोर्सेज बिल्डअप करने के अंदर नेवी का कितना किरदार है? देखिए, किसी भी मुल्क में जब पोर्ट्स डेवलप होती हैं तो नेवी का बड़ा अहम रोल होता है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करते हैं। जो मैरीटाइम ट्रेड होती है अगर वो सिक्योर हो, हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो रूट्स जिनके ऊपर मर्चेंट शिप्स ने चलना है, राइट, अगर वो सेफ एंड सिक्योर हों तो आपके पास शिप्स आएंगे भी और यहाँ से बाहर भी जाएंगे। लेकिन अगर आपके रूट्स सिक्योर नहीं हैं तो फिर सेफ्टी सिक्योरिटी वहाँ नहीं है जो कि नेवी ने प्रोवाइड करनी होती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। अब पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं उनकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता चलूँ। पहली पोर्ट जो कराची पोर्ट ट्रस्ट केपीटी जिसको हम कहते हैं, ये 1886 में बनी। ओके। उसके बाद देयर इज ए लॉन्ग गैप। फिर अगली जो पोर्ट है जिसको पोर्ट कासिम हम कहते हैं, ये जाके 70s में बनी। अच्छा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो 74 में ये पोर्ट बनी हमारी। राइट। जो कराची पोर्ट ट्रस्ट हैं वहाँ पे 30 के करीब बर्थ हैं, यानी 30 शिप्स खड़े हो सकते हैं। राइट। 3 वहाँ पे इन एडिशन वो ऑयल टैंकर्स भी खड़े हो सकते हैं, यानी 33 हैं। जो पोर्ट कासिम है वहाँ पे 9 शिप्स खड़े हो सकते हैं प्लस 2 ऑयल टैंकर खड़े हो सकते हैं, यानी 11 खड़े हो सकते हैं। अब 2000 जो मैंने 1974 में बताया हमारी कासिम पोर्ट बनी, इसके बाद अगेन देयर इज ए लॉन्ग गैप। बिल्कुल। अगली पोर्ट जो ग्वादर पोर्ट बनती है वो जाकर 2003-4 में बनती है और वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई। अभी तक फुली ऑपरेशनल नहीं हुई। ऑपरेशनल है, जहाज आते हैं उस तरह ऑपरेशनल है जिस तरह उसका होना चाहिए। ये कैपेसिटी कम नहीं है सर, अगर मुझसे पूछें तो कम से कम 14 पोर्ट्स होनी चाहिए हमारी पोर्ट्स पे। वो पोजीशंस अवेलेबल हैं, वो जगह अवेलेबल हैं जहाँ पे नई पोर्ट्स डेवलप हो सकती हैं। अच्छा। तो इमीडिएटली हमें जो है वो पोर्ट्स डेवलप करने की ज़रूरत है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना, ब्लू इकोनॉमी से हम अर्न कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास मजीद पोर्ट्स हों, ज्योग्राफी दैट वी हैव। मैंने कहा लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है उसकी। ये एनर्जी कॉरिडोर है पूरे का पूरा इंडियन ओशन और नॉर्थ अरेबियन सी में बिल्कुल टॉप के ऊपर जाके पाकिस्तान की वो कोस्ट लाइन है। इसको कैश करवाने की ज़रूरत है, इस पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। जो पहले हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं, मेरे ख्याल उनको भी इनवाइट करना चाहिए, ईरान को, चाइना को इनवाइट करना चाहिए, टर्की को इनवाइट करना चाहिए कि वो हमारी हेल्प करें और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें हम अपनी कोस्ट लाइन पे। जितनी ज़्यादा यहाँ पे पोर्ट्स और हार्बर बनेंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी पाकिस्तान पे। तो पोर्ट्स पे फोकस करने की ज़रूरत है आज हमें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में बताया। डॉक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट है, 1965 एक बड़ा ही खूबसूरत बाब है हमारी हिस्ट्री के अंदर, अगर आप वॉरफेयर के वाले से देखें, क्योंकि उसके बाद भी जंगें हुई लेकिन जो वहाँ पर वाक़यात हुए, जो मार्के हुए, वो लाजवाल है। आपने अपनी किताब के अंदर भी जिक्र किया होगा, तो आपका सबसे फेवरेट मार्का कौन सा 1965 वॉर का, नेवी का? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि रब्बे काबा की कसम जिंदा और जावेद हैं हम। रब्बे काबा की कसम जिंदा और जावेद हैं हम, मौत से डरना तो हमने सीखा ही नहीं। वाह वाह। आप किसी मार्के भी की बात कर लें, दीवार का मैंने कहा था सुनहरे हरूफ से लिखा गया है और इसको हमेशा हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। इस तरह का मार्का कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान नेवी आज भी समुद्र में मौजूद है। 24 घंटे पाकिस्तान नेवी का कोई ना कोई शिप किसी ना किसी कोने में आपको नजर आएगा। जो मैंने 290,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बताया समुद्र में, उसके चप्पे चप्पे की हिफाजत हमारे जवान, अफसर और सेलर्स करते हैं। माशाल्लाह। आप 24 घंटे में किसी वक्त भी जाएंगे हमारे एरिया में आपको ये शिप नजर आएंगे। अच्छा, चूंकि पाकिस्तान नेवी की प्रेजेंस रहती है उस एरिया में, ये वो रीज़न है जो मैंने आपको कहा कि हमारी मैरीटाइम ट्रेड सिक्योर है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस मैरीटाइम ट्रेड को सिक्योर करने के लिए ना सिर्फ हमें अपने मुल्क के लिए, बाकी हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके शिप्स को भी हम लुक आफ्टर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे, चाहे वो पायरेसी का इशू हो, चाहे वो ह्यूमन स्मगलिंग का हो, चाहे वो वेपन स्मगलिंग का हो,
नार्कोटिक स्मगलिंग, इन सब के ऊपर भी बड़ी गहरी नजर रखती है Very पाक nice. बहरिया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे एरिया में कोई ये इस तरह की हरकत करे और वो पकड़ा ना जाए। Very nice. इसको अमेरिकन भी रिकग्नाइज करते हैं। 2 फोर्सेस हैं यहाँ पे, कोलिशन फोर्सेस, एक टास्क फोर्स 150 है, एक 151 है और एक 152 है। तीनों में हम पार्टिसिपेट करते हैं। Very nice. इसके अलावा हम रीजनल जो मैरीटाइम पेट्रोल्स हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज हम फ्रेंडली कंट्रीज के साथ मिलके भी और इंडिपेंडेंट भी इस पूरे इलाके में एक नज़र रखे हुए हैं। Very हम nice. यहाँ पे कोई इलीगल काम होने नहीं देते। वेरी नाइस। नाज़रीन, उम्मीद है आपको भी एक एनर्जी मिली होगी, आपको भी मोटिवेशन मिली होगी, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के हालात है, जिस तरह के टर्मोइल से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की बातें, इस तरह की गुफ्तगू बहुत कम सुनने को मिलती है। हमारी हिस्ट्री बहादुरी से भरी हुई है, हमारा माजी बहादुरी की दास्तानों से रकम है। इंशाल्लाह हमारा मुस्तकबिल भी ऐसे ही रोशन रहेगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बुलाया है। ये बहुत अहम मौजू है, इस पे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत है और बहुत सीरीज ऑफ पॉडकास्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिस्कसिंग योर बुक और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर हम लाजमी जी बिल्कुल इंशाल्लाह। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच।